गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है। अब एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट है इसकी वो हमारे सामने आएगी। तब हमें पता लगेगा कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है ना। दैट इज समथिंग दैट विल बी सीइंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो आपका ईपीआईसी है, दैट इज इलेक्टर वोटर आइडेंटिटी कार्ड, बेसिकली जो वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं, या फिर आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड की बात करें, इनको आपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अंदर क्यों नहीं डाला? व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पर इलेक्शन क्वेश्चन का जवाब था कि सर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इनको फॉर्ज किया जा सकता है, मतलब नकली बनवाए जा सकते हैं ये वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। अब यहाँ पर जो जज थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एतराज़ जताया। उन्होंने ये बोला कि भाई बाकी डॉक्यूमेंट क्या फर्जी नहीं बनाए जा सकते? वो डॉक्यूमेंट भी तो फर्जी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये वोटर कार्ड किसने जारी किया? आपने ही तो इशू किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। और तो आप ये कह रहे हो कि मतलब ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है और वो फर्जी वोटर मतलब हैं, एंड पिछले इलेक्शंस के अंदर वो सब लोग फर्जी वोट डालते रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो आज के समय उठ रहे हैं। पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि दोस्तों सर आज तो 29 जुलाई हो चुकी है, अब 1 अगस्त को यहाँ पे ड्राफ्ट रोल आ जाएगा, तो उसके बाद हम क्या कर पाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मान लो ड्राफ्ट रोल पब्लिश भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के पास पावर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को वो यहाँ पे कुछ ऑर्डर ना दे पाए। अगर ड्राफ्ट रोल पब्लिश भी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को कुछ ऑर्डर दे सकता है अगर जरूरत लगती है उस केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि भाई फोकस करना है इंक्लूजन के ऊपर, लोगों को जोड़ो, जो भारत के नागरिक हैं उनको वोट करने का हक मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए जो एक्चुअल में भारत का नागरिक है कि उसको वोट करने का अधिकार आप उसका छीन लो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे इन सारे प्रोसेस के अंदर। तो देखते हैं 1 अगस्त को क्या होता है, आगे हियरिंग में क्या होता है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में यहाँ पे पता लगेंगी। दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज से हमारा जो सी सेट का बैच है वो यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है 29 जुलाई, यानी कि आज शाम 7 बजे से। अब ये जो बैच होगा ना दोस्तों, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ आपके लेक्चर्स के माध्यम से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो डेफिनेटली होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपके जो डेली बेसिस के ऊपर, मतलब रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके जो डीपीपीज होंगी उनके थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे। फिर आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, एंड आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्लान्ड हैं, एंड इवन आपके डाउट सेशंस भी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दिस इज वन सच बैच जिसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है अपनी सी सेट की प्रॉब्लम्स के लिए। दोस्तों, पिछले साल भी बहुत सारे टॉपर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं इन बैचेस के माध्यम से, एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बैच का जो आज शाम 7 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अपनी सी सेट की प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें, आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, हर एक चीज़ यहाँ पर इस बैच में कवर करी जाएगी। चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक दो बातें हमें आगे बढ़ने से पहले जो जाननी है ना, वो पहली चीज़ तो ये है, आपको यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपको ऑपरेशन महादेव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। दरअसल में हमारी जो आर्मी थी ना, वो यहाँ पे सर्च कर रही थी पूरे पूरे एरिया को कि कोई ऐसा टेररिस्ट तो नहीं है। वो जो टेररिस्ट जो कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ लिंक थे, उनको जल्दी से जल्दी हम मार गिराएं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 3 हार्डकोर टेररिस्ट को यहाँ पे श्रीनगर के अंदर मार गिराया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इनका शायद ये वही टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक मतलब करवाया था। अब उसके रिगार्डिंग और आगे जांच होगी, बट हमारी आर्मी ने ये टेररिस्ट को मार गिराकर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देखो टेररिज्म को एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स थिंग। तो जहां भी टेररिस्ट होंगे डेफिनेटली उनको मार गिराना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइज करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एंड इनफैक्ट दोस्तों आज के समय ना पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर हुआ। वहाँ हमारे जो रक्षा मंत्री थे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जवाब दिया, राइट, कि किस तरह से पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ। इस पे ऑपोजिशन ने कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी उठाए कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको हमारी फोर्सेस को वापस बुलाने की, व्हाट वाज द रीज़न, हमने क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं लिया। ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स है जो उठाए गए। और एक क्वेश्चन जो उठा है ना वो ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो पर्पस था क्या वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। एक्चुअली ना कल जब राजनाथ सिंह जी जब अपना स्पीच दे रहे थे, रक्षा मंत्री जब आपका एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान दोबारा भी इस तरह से अटैक कर सकता है, एंड अगर पाकिस्तान दोबारा से इस तरह से अटैक करेगा तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इसके ऊपर ऑपोजिशन ने क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया कि पाकिस्तान अभी भी कोशिश करेगा कि वापस इंडिया में अटैक करने की। अगर ऐसा है तो भाई ऑपरेशन सिंदूर का क्या हम पर्पस अचीव कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो अभी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो अगर कुछ भी मुद्दा है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, उसको हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली बहुत ही स्ट्रांगली डील करना होगा। एक बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स इसके रिगार्डिंग चाहिए ही होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो भारत की चेस प्लेयर है दिव्या देशमुख जी, ये पहली इंडियन चैंपियन बन गई हैं, महिला चैंपियन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाइएगा कि दरअसल में ना जो चेस गवर्निंग बॉडी है FIDE, उसके द्वारा जो वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइज कर जाती है, जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो पहली वुमेन वर्ल्ड कप विनर आपको यहाँ पे भारत की तरफ से देखने को मिली है दिव्या देशमुख जी। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि भारत का प्रदर्शन इस पूरे परफॉर्मेंस के अंदर बहुत अच्छा रहा। आप नोटिस कर सकते हो कि क्वार्टर फाइनल में जो 4 महिलाएं थी वो भारत की तरफ से थी, एंड इनफैक्ट जो फाइनल खेला गया वो 2 इंडियन प्लेयर्स के बीच में ही था। आप नोटिस कर पाओगे ये 19 साल की हैं दिव्या देशमुख जी, इन्होंने 38 ईयर कोनोरू हम्पी जी को हराया, जो कि भारत के मूल की ही आपको देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। चेस के अंदर दोस्तों हम पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है बीमा सखी योजना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आप लोग बीमा वर्ड समझते हो सर, इंश्योरेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। और सखी वर्ड एक्चुअली दोस्त या फ्रेंड को बोला जाता है, राइट। अब एक्चुअली ना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, वो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब पॉइंट है कि सर घर घर तक फिर तो इंश्योरेंस को पहुंचाना पड़ेगा, राइट। अब उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, उसके लिए ये एक योजना लॉन्च करी गई है। अब इस योजना के अंदर पता क्या होगा, जैसे जो महिलाएं हैं ना इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सर ट्रेनिंग किस चीज़ की, ट्रेनिंग इस चीज़ की कि ये आगे जाके LIC एजेंट के रूप में काम कर पाए, ठीक है। और अगर ये बहुत ही शानदार काम करेंगे तो LIC के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर का भी काम कर पाएंगे। तो हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं के अंदर इस तरह की स्किल्स देंगे कि वो काम करें एज बीमा सखीस, बीमा सखी की तरह काम करेंगे। LIC एजेंट या LIC डेवलपमेंट ऑफिसर रोल इनको मिलेगा। उसके बेसिस के ऊपर इनकी तो कमाई होगी ही होगी, प्लस एट द सेम टाइम जो लोग हैं, लोगों तक भी हम यहाँ पे इंश्योरेंस के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे पहुंचा पाएंगे। तो ये है आपकी बीमा सखी योजना। तो हमारी जो रूरल महिलाएं हैं ना उनको एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है LIC, ठीक है। तो रूरल और सेमी अर्बन महिलाएं इस तरह से यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाएगा। तो जो महिलाएं 18 से 70 साल की उम्र के बीच हैं वो यहाँ पे इसका पार्ट बन सकती हैं, खासकर वो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से हैं, ठीक है। पर हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि उन्होंने 10th पास की होनी चाहिए, एंड इसका फोकस ये रहेगा कि हम इस तरह से 2 करोड़ लखपति दीदी 15 अगस्त 2025 तक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लखपति दीदी उनको बोलते हैं जो 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपया यहाँ पे कम से कम अर्न करती हैं। तो ये जो आपका बीमा सखी योजना होगा ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। तो पहले साल में ये जो बीमा सखीज होंगी इनको 7,000 रुपये का महीने का स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब साल भर में 84,000 कमा सकती हैं। दूसरे साल में 6,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड होगा, एंड तीसरे साल के अंदर इनको 5,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद ये LIC एजेंट या फिर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC के तौर पे काम करेंगी। तो कोशिश यही है कि रोजगार बढ़ाया जाए,
एंटरप्रेन्योरशिप हम बढ़ाएं, जो महिलाएं हैं वो सोशल चेंज लेकर आए हमारी सोसाइटी के अंदर, एंड इस तरह से एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हमारे सारी की सारी फैमिलीज के लिए यहाँ पे हो। खासकर दोस्तों अगर हम बात करें ना, हमारा जो फोकस है आत्मनिर्भर भारत का, उसको हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। साथ में ना आप नोटिस करते हो कई बार ना डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, तो डिजास्टर प्रोन एरियाज के अंदर तो खासकर बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है कि कई बार किसी का डिजास्टर आने से कुछ घर को इम्पैक्ट आया, कुछ संपत्ति को इम्पैक्ट आया, कुछ लोगों को इम्पैक्ट आया, है ना, उनकी जिंदगियां इम्पैक्ट हुई। तो वो सब चीज़ें हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस होगी तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है उस केस के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जन धन से जन सुरक्षा। दरअसल में ना यहाँ पर आपकी 3 मेजर स्कीम है। एक तो आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना ही है, उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एंड जो तीसरी स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनका तीनों का स्कीम्स का कलेक्शन ही जन धन से जन सुरक्षा कहलाता है। डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हमारा जो जेंडर इक्वालिटी है एसडीजी गोल नंबर 5, उसको अचीव करने के अंदर भी यहाँ पे ये हेल्प करेगा। अब इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से ना आपको दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन सी हैं ये दो टर्मिनोलॉजीज? देखो, एक टर्मिनोलॉजी है आपकी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जब हम बात करते हैं ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये निकालते हैं हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के अंदर। देखो, भारत का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, वो 4 से 4.5% ऑफ जीडीपी के आसपास है। ये अपने आप में नंबर बहुत ही कम है। इसको दुनिया से कंपैरिजन करें तो दुनिया में 7 से 8% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं आपकी इंश्योरेंस डेंसिटी की, तो ये होता है आपका प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, या प्रीमियम एज अ मतलब प्रीमियम पर कैपिटा प्रीमियम बोल लो, तो प्रीमियम एज अ पॉपुलेशन, उसको हम यहाँ पे इंश्योरेंस डेंसिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो भारत का ये नंबर भी अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, भारत का ये नंबर भी 50 से लेकर 95 यूएस डॉलर पर पर्सन के बीच में यहाँ पे रहता है। अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में तो भाई ये नंबर 1000 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। तो क्लियरली ये दिखाता है कि भारत में चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, भारत में दोनों चीज़ें काफ़ी कम हैं। खासकर नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत ही कम है भारत के अंदर। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं भारत में इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जिनके ऊपर हमें आने वाले सालों में डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। एंड सरकार काम कर भी रही है। इनफैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे पहले 26% होता था, फिर हमने इसको बढ़ाकर आपका 49% किया, फिर 74% किया। अब यहाँ पे प्रपोजल है कि इसको आगे जाके हमारी सरकार 100% भी कर देगी। अभी देखो, इस बार के बजट में ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि एक प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं है, यहाँ प्रपोज्ड है इसको 100% करने का। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर एफडीआई यहाँ पे हो जाए 100%। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि यार कैसे भी करके इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी को हमें बढ़ाना ही होगा। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जोधपुर के अंदर हो रही है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। यहाँ पर भारत की आपको आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो वही है जो हर एक एक्सरसाइज के अंदर हम करने की कोशिश करते हैं कि साथ में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है। ऑपरेशन रेडीनेस हो गया, आपस में दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ना ये जो ज़्यादातर आपकी एक्सरसाइज है, ये ज़्यादातर आपकी बाहर कम और अंदर कमरे के अंदर ज़्यादा है। अब पॉइंट ये है कमरे के अंदर ज़्यादा कैसे है, देखो एक्चुअल में ना, एक तो इसमें टेबल टॉप एक्सरसाइज का इस्तेमाल होगा। टेबल टॉप एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्रेंस रूम आपका बना लिया जाता है, एंड वहां पर देखा जाता है कि अगर मान लेते हैं कुछ सिनेरियो आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे ना मोस्टली डिस्कशंस होंगे, मोस्टली यहाँ पे बातचीत होगी, किस तरह के कम्युनिकेशन या पॉलिसी गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा यहाँ पे होती है टेबल टॉप एक्सरसाइज के अंदर। वेयर जब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम की, तो जैसे आप लोगों ने भी कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेली होंगी ना, कि कई बार सामने वाले आर्मी ने अटैक कर दिया, तो हम कैसे उसके साथ रिटेलिएट करेंगे, कैसे हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड मतलब एक तरह की ये सिमुलेशन बेस्ड आपको गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनके अंदर ह्यूमन और मशीन का सिमुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कैसे हम यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटर पे करने की साथ में कोशिश करते हो। तो इस तरह का ये एक्सरसाइज का आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसा यूएन मैंडेट के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पर एंड में भारत की आर्मी जो हमारा इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे दर्शाएगी। तो ये कुछ क्लियर बातें हैं जो हमें एक्सरसाइज
आई एम वेरी सॉरी, जो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिबी को थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। जिबी की जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स जो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। देखो देखने में ना कई बार हमें थोड़ा सा ये ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है, ठीक है। आप नोटिस कर पाओगे ये जो आपका जिबी है, ठीक है, ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। हालांकि इसकी पॉपुलेशन केवल और केवल भारत में 100 से 150 इंडिविजुअल्स रह चुकी है, इसीलिए इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको मोस्टली जो देखने को मिलता है ना, वो आपको गुजरात और राजस्थान, खासकर अगर हम बात करें ना, तो राजस्थान के अंदर इसकी आपको मेजर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब थोड़े इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे इसके सर के ऊपर एक ब्लैक क्राउन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बेयर लेग्स हैं, ठीक है ना, लार्ज बर्ड है, ठीक है, एंड साथ साथ जो बॉडी है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मेनली आपको जो राजस्थान का थार डेजर्ट है ना, उसमें आपको मोस्टली ये देखने को मिल जाता है। बाकी WPA के अंदर ये शेड्यूल 1 में एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनका साइज लगभग सिमिलर रहता है। जो लार्जेस्ट पेड़ हैं बर्ड्स हैं, उनका वेट 15 किलो के आसपास यहाँ पे रहता है। और इनकी जो डाइट है वो आपको ओमनीवोरस आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि दोनों को कंज्यूम करते हैं, ये आपके प्लांट्स को भी और आपके इंसेक्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। मॉनसून के समय ब्रीड करते हैं एंड जो फीमेल है वो एक अंडा ले करती हैं ऑन द ओपन ग्राउंड। इनका लाइफ स्पेन 12 से 15 साल का होता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्क्रबलैंड्स को यहाँ पे प्रेफर करते हैं, राइट। अब इनकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है ना, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक्चुअली वन ऑफ द बिग रीजंस बिहाइंड जीबी की पॉपुलेशन कम होना, वो इनका इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकरा जाना होता है, या पावर लाइंस जो आपकी हैं। अब इसका रीजन क्या है सर इस पीछे का? एक्चुअली ना जीबी की जो आपकी विजन है, तो फॉरवर्ड विजन इनकी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से इनको छोटी छोटी पतली पतली जो पावर लाइंस होती हैं उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनके साथ कोलाइड कर जाते हैं। उससे कई बार उनको डायरेक्टली उनकी डेथ हो जाती है उस केस के अंदर, राइट। और प्लस एट द सेम टाइम इनकी जो हाइट है, ये कम हाइट पे ही नॉर्मली फ्लाई करते हैं, उस वजह से इनके साथ टकराने की, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर ना भाई सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी है, उसने यहाँ पे प्रपोज किया है पावर कॉरिडोर्स बनाने के लिए, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है प्रायोरिटी कंजर्वेशन जोन्स होंगे, जहां पर आप पावर लाइन रिलेटेड फर्टिलिटीज जो हैं उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश करोगे। तो रिकमेंडेशन कुछ ऐसी आई हैं कि ओवरहेड पावर लाइंस राजस्थान में 5 किलोमीटर वाइड, गुजरात में 1-2 किलोमीटर वाइड, तो वो सब चीज़ों को हम पावर कॉरिडोर की तरह डेजिग्नेट करें, ताकि इनको खतरा जो है वो काफ़ी कम यहाँ पे हो पाए। प्लस एट द सेम टाइम जीबी का जो एरिया है, मतलब प्रायोरिटी एरिया बढ़ा दिया गया है राजस्थान के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े और एफर्ट्स यहाँ पे ले पाएँ। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो जो 33 किलोवाट वाली लाइंस है उनको यहाँ पर हम अंडरग्राउंड करेंगे, वोल्ट वाली, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो प्रायोरिटी एरियाज मैंने आपको बताया ना, इनके अंदर कोई नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, हम कोशिश करेंगे इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की, ठीक है। जो लेट स्टेट GIB एग्स है, GB एग्स हैं फ्रॉम राजस्थान, उनका हम इस्तेमाल करेंगे एंड उनका इंक्यूबेशन करेंगे बाय द वाइल्ड फीमेल्स इन गुजरात। तो कहीं ना कहीं उनको मॉनिटर भी करेंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे। और दोस्तों पास्ट में भी हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जीबी की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है ना, उसके अंतर्गत जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, उसमें जीबी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एक लिस्ट हम मेंटेन करके चलते हैं, उसमें जीबी भी आता है। उसके अलावा बस्टर्ड रिकवरी जो प्रोजेक्ट है, ये 2016 के अंदर राजस्थान सरकार ने यहाँ पे स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। अब यहाँ पर जो पैसा चाहिए होता है बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए, वो आता है हमारे कैंपा फंड से, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड से। इसके अलावा अगर हम बात करें, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, नालिया ग्रासलैंड जो है आपका, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर, उनको हमने सेंचुरी या नेशनल पार्क की तरह घोषित किया है, ताकि इनको भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल पाए। उसके अलावा फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फोकस कैप्टिव ब्रीडिंग एरियाज के ऊपर भी है। आप लोग यहाँ पे जानते होंगे 2 तरह की कंजर्वेशन होती है, एक होती है आपकी इन सीटू, एक होती है एक्स सीटू। तो यहाँ पर हम इन सीटू कंजर्वेशन यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इन सीटू का मतलब क्या है? जो आपके स्पीशीज हैं
उनका नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्वेशन करना इज कॉल्ड एज इन सीटू। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका नेशनल पार्क हो जाता है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे किस में आएंगे? इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर ही आते हैं। बाकी इनको शेड्यूल 1 में तो हमने घोषित किया ही हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स आपके रामदेवरा सोरसन के अंदर बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग हो पाए। तो ये सारे अलग अलग एफर्ट्स हैं जो हम जीबी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक दोस्तों एक और टॉपिक है, हालांकि दोस्तों हमने चोलास को पहले भी स्टडी किया था कुछ टाइम पहले ही, पर अब प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे विजिट किया है एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं चोलास के रिगार्डिंग जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो ये चोलास का जो टॉपिक है ना, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है और ये आपको मेंस में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहले भी यहाँ पे आपके आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन मेंस में भी आए हुए हैं और प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक है ना, इसको आप एक बार, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेटली, पर पीडीएफ से आप खुद भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में मैंने काफ़ी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है ना टॉपिक, तो समझेंगे इस बात को। देखो एक्चुअली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, प्रधानमंत्री मोदी जी गए टू द आदि थिरुवथराई फेस्टिवल एट द गंगई कोंडा चोलापुरम तमिलनाडु के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने इस फेस्टिवल को यहाँ पे अटेंड किया। अब यहाँ पर काफ़ी सारी अनाउंसमेंट थी जो प्रधानमंत्री जी ने करी, जैसे फॉर एग्जांपल राजा राजा चोला और राजेंद्र चोलावान के जो स्टैचू होंगे वो यहाँ तमिलनाडु में इरेक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा राजेंद्र चोलावान जी का जो कॉइन है, ठीक है, मतलब कॉमेमोरेटिव, मतलब जो उनकी याद में कॉइन यहाँ पे जो इशू किया जाता है वो इशू किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से चोला लेगेसी को हम नेशनल कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया। एंड इसके अलावा उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से 2014 के बाद बहुत सारे जो एंशियंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लगभग ऐसे 600 आर्टिफैक्ट्स हमने रिकवर करे हैं, रिजर्व करे हैं, एंड उनमें से 36 आपको तमिलनाडु से देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि चोलास थे कौन। देखो चोलास आप जानते ही होंगे कि मिड 9th सेंचुरी में विजय आल्या के द्वारा यहाँ पे इनका रिवाइवल आपको देखने को मिल जाता है। साउथ के अंदर आपको चोला, चेरा, पांड्यास, ये जो आपकी डायनेस्टीज उस टाइम देखने को मिल जाती हैं। एंड इनको चोलास को संगम लिटरेचर के अंदर मूवेंदर के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। एंड इनफैक्ट अशोका के रॉक एडिक्ट्स के अंदर भी इनका आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चोला रूलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक थे विजय आल्या चोला, ठीक है, 9th सेंचुरी एडी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इंपीरियल चोला एम्पायर के ये फाउंडर यहाँ पे माने जाते हैं। एंड जो पांड्यास और पल्लवा की राइवलरी थी उनको एक्सप्लॉइट करते हुए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने इंपीरियल चोला को यहाँ पे फाउंड किया। इसके अलावा तंजावुर को यहाँ पे इन्होंने आपका मुत्रियार डायनेस्टी से यहाँ पे कैप्चर किया। एंड इनफैक्ट गॉडेस दुर्गा, जिनको हम नाम जानते हैं निशुम बशुदनी, उस नाम से मतलब जो जानते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक टेम्पल भी यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया। इनफैक्ट तंजावुर की अर्बन रेनोवेशन भी इनके द्वारा करी गई। फिर अगर हम बात करें राजा राजा वांजी की, तो उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन यहाँ पे लीड करे एंड श्रीलंका, मालदीव्स, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर एरियाज को भी कॉन्कर किया। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर इन्होंने अपने अपने वाइसराइज लगा दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चोला पांड्या है, ठीक है, दैट इज पांडी नाडु, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपना वाइसराय लगा दिया। चोला लंकेश्वर श्रीलंका के अंदर हो गया, चोला गंगा कर्नाटका के अंदर, तो ये पूरा एरिया इनके अंडर ही कंट्रोल में था। प्लस एट द सेम टाइम जो बहुत ही फेमस आपका बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर के अंदर, वो यहाँ पे इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट विहार को भी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मदद करी इन जावा। इसके बाद आते हैं राजेंद्र वन, ठीक है, ये 11th सेंचुरी एडी के अंदर होते हैं। इन्होंने तुंगभद्रा रिवर तक अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया। एंड इनफैक्ट यही है मतलब जिनको यहाँ पे टाइटल मिला था गंगई कोंडा का। इन्होंने यहाँ पे गंगई कोंडा चोलापुरम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ताकि पालास के ऊपर इनकी जो विक्ट्री थी उसको यहाँ पे एक तरह से यादगार बना पाए, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने भी काफ़ी नेवल एक्सपेडिशन यहाँ पे लीड करी अगेंस्ट द श्री विजय किंगडम सुमात्रा के अगेंस्ट। एंड इनको जो टाइटल्स मिले उनमें गंगई कोंडा चोलापुरम तो था, गंगई कोंडा तो था ही, उसके अलावा अगर हम बात करें कदरम कोंडन, मुदी कोंडा चोलन एंड पंडिता चोलन नाम से भी इनको यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो ट्रेड वगैरह भी काफ़ी इन्होंने प्रमोट किया अक्रॉस द मिले पेनिनसुला। फिर एक और इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो होता है कुलोतुंगा वन, ठीक है। तो इन्होंने ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी को यहाँ पे चोला के साथ यहाँ पे यूनिफाई किया। एंड इससे कहीं ना कहीं इनका कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया। प्लस इन्होंने लैंड सर्वेस, रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह काफ़ी कुछ किया। अब नोटिस करना, ये थे शावाइट, पर इन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट श्राइन्स को भी यहाँ पे सपोर्ट किया। बट इनको यहाँ पे कुछ टेरिटोरियल लॉसेस होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेंगी में, गंगावाड़ी में और होयसालास और पांड्यास इन्वेजन करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं
इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पर अब प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारी बातें हाईलाइट करी इनके रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक एंड नेवल स्ट्रेंथ की, तो राजा चोला वन के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट नेवी यहाँ पे बनाई गई थी। उसके अलावा राजेंद्र चोला वन ने भी बहुत सारे एक्सपीडिशन यहाँ पे लीड किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई जिस तरह से चोलास के समय के ऊपर हम जाते थे, अलग अलग देशों में एक्सपीडिशन लीड करते थे, उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पे ये जो स्ट्राइक्स थी, वहाँ टेररिस्ट स्ट्राइक्स यहाँ पे करी। इसके अलावा अगर हम बात करें, चोलास ने सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को काफ़ी अच्छे से मास्टर किया हुआ था। उनका एक सिस्टम था कुडेवुलाई सिस्टम। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी चोलास का काफ़ी फोकस रहा, जैसे फॉर एग्जांपल चोला गंगमम लेक आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ कल्चरल डिप्लोमेसी एंड यूनिटी के ऊपर भी फोकस था। एशिया के क्रॉस इनके अच्छे ट्रेड लिंक्स थे। अब आज के समय अगर हम बात करें ना, हमारे यहाँ भी नॉर्थ और साउथ का यहाँ पे आपको बीच में काफ़ी कनेक्शन देखने को मिलेगा थ्रू काशी तमिल संगमम एंड सौराष्ट्र तमिल संगमम, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से कल्चर में हमारी यूनिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के क्रॉस भी भारत का यहाँ पे आपने नोटिस करोगे इंडियन इन्फ्लुएंस था, जैसे अंकुर वाट हो गया, ठीक है, बोरोबुदुर हो गया। तो ये अलग अलग माउंटेन्स के अंदर, मोनूमेंट्स के अंदर आपका इंडियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिमिलर चीज़ जैसे कशिल तमिल संगमम हो गया, वो भी यहीं दिखाता है। प्लस मोदी जी ने ये भी कहा कि देखो किस तरह से हमारा ट्रेडिशन को मॉडर्न अचीवमेंट के साथ लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट था, हमने उसका नाम क्या दिखा है, शिव शक्ति पॉइंट। तो क्लियरली ये दिखाता है कि भाई ट्रेडिशन और मॉडर्न अचीवमेंट आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने शैवाई ट्रेडिशन को भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया, एंड जो टीचिंग्स थी तिरुमलूर की, जैसे अनबे शिवम, ठीक है, तो वो सारी बातें भी कहीं ना कहीं क्या दिखाती हैं, शांति का संदेश यहाँ पे देती हैं। तो उन्होंने चोला की जो लेगेसी थी वो आज के हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं चोला लेगेसी की या हिस्ट्री की, तो वहाँ पर जो मोदी जी ने यहाँ पे बातें करी है ना, वो बिल्कुल आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। कंटिन्यूसली देखो चोलास बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, हिस्ट्री को रीराइट करने के पर्सपेक्टिव से भी, तो इसीलिए हमें इनको डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी यहाँ पे ज़रूरी थी। ठीक है, इनके फीचर्स की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, तो एक होती थी सभा। सभा ब्राह्मण सेटलमेंट्स के ऊपर फोकस था, और उर जो थी वो नॉन ब्राह्मण विलेजेस को यहाँ पे बोला जाता था। काउंसिल के पास सबसे ज़्यादा पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने की, इरिगेशन, टेम्पल मैनेजमेंट, जस्टिस डिलीवरी, ये सारी पावर्स काउंसिल के पास थी। एंड अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता था, कोई ऐसा ना हो कि पैसों का ऊपर नीचे कर दे। ठीक है, तो एनुअल ऑडिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि एक तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इथोस थे, ठीक है ना, आप नोटिस कर सकते हो कि डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर। उसके अलावा मोरालिटी को गवर्नेंस के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया, एंड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, लोगों के पास गाँव के लेवल के ऊपर यहाँ पे पावर्स आपकी दी गई। पर हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं को, लेबरर्स को, लैंडलेस को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो ये सोसाइटी पूरी तरह से बराबर वाली एगैलिटेरियन नहीं थी। उसके अलावा कास्ट से भी यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स थी उनको सभा के नाम से जानते थे, और जो उर था वो नॉन ब्राह्मण सेटलमेंट्स या विलेजेस को यहाँ पे बोला जाता था। तो कास्ट से, प्रॉपर्टी ओनरशिप से पावर का एक्सेस लिमिटेड हो जाता है, मतलब जिसकी कास्ट ऊपर है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसको पावर मिल सकती है, बाकियों को नहीं मिल सकती। तो ये कुछ कंसर्न्स भी यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कल के ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो एक्चुअल में पटचित्र आर्ट जो है ना, वो राजस्थान से नहीं है, वो आपको उड़ीसा और बंगाल में आपको देखने को मिलती है, इसीलिए पहला आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे कह रहा है कि G20 के रीजनल बॉडीज कौन से ऐसे मेंबर हैं। देखो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल मेंबर है, पर दूसरा जो मेंबर है वो आसियान नहीं है, वो आपका अफ्रीकन यूनियन है। ये 2023 में जब भारत में आपका G20 समिट हुआ था, उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट बना था। तो सेकेंड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, कोल्हापुरी चप्पल डेफिनेटली कोल्हापुर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। चौथा कह रहा है E3 का कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्ट हैं। देखो आप इसमें अंडरस्टैंड करिएगा कि फ्रांस, यस फ्रांस पार्ट है, पर इटली एंड स्पेन यहाँ इसका पार्ट नहीं है। देखो फ्रांस के अलावा आपका जर्मनी और यूके, ये 3 देश आपको यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेंगे E3 के, इसीलिए चौथा स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।